हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है रेंट एग्रीमेंट। भाई अपने लाइफ टाइम में हम कभी ना कभी किसी ना किसी समय रेंट एग्रीमेंट जरूर एग्जीक्यूट करते हैं। भाई हम कभी ना किसी को, जैसे हमने अपनी किराए कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी तो हमने रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं उसके साथ। और कभी हम किसी और की प्रॉपर्टी सपोज कीजिए रेंट पे लेने जाते हैं तो हम लोग रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 10-10, 20-20 साल तक जब आदमी अपनी एक नई प्रॉपर्टी नहीं बनाता तो वो रेंट पे ही रहता है। तो ये रेंट एग्रीमेंट वो एग्जीक्यूट ज़रूर करता है, इससे कि दोनों पार्टीज़ का इंटरेस्ट, टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का सेफगार्ड रहे। ये पर्पस रहता है रेंट एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के पीछे। भाई दोनों पार्टीज़ का अपना-अपना इंटरेस्ट होता है और दोनों पार्टीज़ का इंटरेस्ट जो है वो सेफगार्ड रहे। कल को कोई डिस्प्यूट आ जाती है तो उस चीज़ को हम एनफोर्स कर सकें कोर्ट के अंदर। ये पर्पस होता है रेंट एग्रीमेंट क्रिएट करने का, लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का। दोनों का पर्पस यही होता है। अब सवाल ये आता है कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं रेंट एग्रीमेंट को, तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए और जिनको हमें फॉलो करना चाहिए कि कि कल को अगर जो हमारे को कोई डिस्प्यूट आ जाती है, तो हम कोर्ट के अंदर उस एग्रीमेंट को एनफोर्स कर सकें सक्सेसफुली। वही रेंट एग्रीमेंट जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो 4 एक्ट इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाते हैं उसके ऊपर। एक तो आ गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा आ गया रजिस्ट्रेशन एक्ट, तीसरा आ गया स्टैम्प ड्यूटी एक्ट और चौथा आ गया वहाँ का जो लोकल एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है हर स्टेट का अपना, तो वो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है जिस स्टेट के अंदर हम उसको रेंट पे ले रहे हैं प्रॉपर्टी को। ठीक है जी। तो ये 4 एक्ट इमीडिएटली एप्लीकेबल हो जाते हैं उसके ऊपर। अब सवाल ये आता है कि पहला तो हो गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको कि हम फॉलो करते ही हैं जनरली। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स आते हैं भाई, हम उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को उठा लेते हैं और वो रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब सवाल ये आता है कि एज़ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट हमें कौन-सा रेंट एग्रीमेंट जो है उसको रजिस्टर कराना है और कौन से को हमें रजिस्टर नहीं कराना है। तो जो भी रेंट एग्रीमेंट 1 साल से कम का है, यानी कि 12 महीने से कम का जो रेंट एग्रीमेंट होता है, उसे हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 17 के अंदर छूट दी गई है कि जो भी लीज़ डीड 12 महीने से ऊपर की हैं, उन्हीं को ही एग्ज़ीक्यूट कराना होता है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कराना होता है। जो कि एग्ज़ीक्यूट करी हैं हमने लीज़ डीड्स या रेंट एग्रीमेंट्स 11 महीने के, यानी कि 1 साल से कम के, उनको हमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके रजिस्टर कराना ही नहीं है। इसलिए जनरली आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं, ताकि उसमें हमारे रजिस्ट्रेशन के जो खर्चे हैं, रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है, वो हमारी बच जाए। उस फ़ीस को बचाने के लिए हम 11 महीने का जनरली एक एग्रीमेंट बनाते हैं और हर 11 महीने बाद फिर वो एक नया एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो उसका पर्पस यही रहता है कि हमें सब रजिस्टर ऑफिस में जाके, वहाँ पे जाके उसको रजिस्टर ना कराना पड़े, क्योंकि वो 12 महीने से कम का है, 11 महीने का है। उसी तरह से अगर हम 12 महीने से ज़्यादा का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर उसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी होता है। भई कल को अगर जे कोई आप एग्जीक्यूट कर रहे हो एग्रीमेंट 3 साल का, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। अगर आप उसको रजिस्टर नहीं कराते हो और उसको बिना रजिस्ट्रेशन के ही आप एग्जीक्यूट करके रख लेते हो अपने पास, तो कोर्ट के अंदर उसकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि भई उसकी स्टैम्प ड्यूटी उस पे नहीं पे की गई और ना ही एज़ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको रजिस्टर कराया गया है। तो 2 एक्ट्स का सीधा-सीधा वायलेशन हो जाएगा। तो इसलिए जो भी एग्रीमेंट हम 12 महीने से ज़्यादा का करें, भाई 3 साल का करें, 5 साल का करें, 9 साल का करें, 30 साल का करें, इस तरह से जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कि 12 महीने से ज़्यादा के होते हैं, उनको हमें रजिस्टर कराना है कोर्ट के अंदर भाई जाके, सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन फीस पे होगी, स्टैम्प ड्यूटी पे होगी और जाके रजिस्टर हो जाएगा 12 महीने से ऊपर का। लेकिन अगर आप 12 महीने से नीचे का कर रहे हैं, जो कि जनरली हम लोग करते हैं 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट, तो उसको रजिस्टर कराने की कंपल्शन नहीं होती, उसकी छूट है एज़ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब सवाल ये आता है कि भई रजिस्ट्रेशन एक्ट में तो उसकी छूट हो गई। अब स्टैम्प ड्यूटी एक्ट क्या कहती है? भई स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के अंदर ये है कि जो एग्रीमेंट हम कर रहे हैं, चाहे वो 11 महीने का ही क्यों ना हो, उसके ऊपर जो वहाँ की स्टैम्प ड्यूटी उस स्टेट की बनती है, वो हमें पे करनी पड़ेगी। लेकिन जनरली हम लोग करते क्या हैं, जो कि टेंडेंसी चल रही है, हम लोग जनरली करते क्या हैं, रेंट एग्रीमेंट को एक ₹100 के स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और हम ये कभी भी ध्यान नहीं देते कि हमने स्टैम्प ड्यूटी जो वहाँ के लोकल के हिसाब से पे करनी है, वो पे करी है या नहीं करी है, ये कभी हम ध्यान नहीं देते। ठीक है जी।
तो हमारा जो रेंट एग्रीमेंट है वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड हो जाता है, अंडर स्टैम्प्ड हो जाता है। ठीक है जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये मेरे हाथ में एक रेंट एग्रीमेंट है, ये एक रेंट एग्रीमेंट है। जनरली हम इस तरह का रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। हम 100 रुपये का स्टैम्प पेपर हमने खरीदा, दोनों पार्टीज ने नीचे साइन कर दिए और हमने ये रेंट एग्रीमेंट जो है जाके एग्जीक्यूट कर दिया अपना बैठ के घर के अंदर ही। और जाके पीछे जो है हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली रजिस्ट्रेशन तो क्योंकि कंपलसरी होती नहीं है, तो हम लोग यूजुअली जाके नोटरी पब्लिक के पास जाते हैं और नोटरी पब्लिक के पास जाके हमने जी एक स्टैम्प लगवा ली, पीछे ठप्पा लगवा लिया। इसमें भी देखिए आपने, हमने एक स्टैम्प लगवा रखी है, पीछे हमने एक लास्ट में ठप्पा लगवा रखा है। तो इस तरह का रेंट एग्रीमेंट जो होता है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं जनरली। लेकिन इस तरह का रेंट एग्रीमेंट अगर जे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और कल को दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्या हम कोर्ट के अंदर जाके इसको एनफोर्स कर पाएंगे? ऐसा है, इसके अंदर हम एनफोर्सेबिलिटी नहीं ला पाएंगे। उसका रीज़न ये है, ये टोटली इनवैलिड है। क्योंकि जब हमने स्टैंप ड्यूटी जो है उसको लोकल स्टैंप ड्यूटी जैसे है वो हमने पे ही नहीं करी। हमने 100 रुपये का स्टैंप पेपर खरीदा, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि उसके ऊपर एक्चुअल स्टैंप ड्यूटी हमें कितनी देनी है, तो वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड हो गया। ठीक है जी। अब हमें जैसे सपोज कीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको दिल्ली का। दिल्ली के अंदर अगर जो हम 11 महीने का कोई रेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और उसके ऊपर हमारे को ड्यूटी पे करनी है, 2% की स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। ठीक है जी। तो हम जो है, जो एग्रीमेंट हम खरीदेंगे और रेंट सपोज कीजिए 10,000 रुपये का है, 11 महीने का एग्रीमेंट है, 10,000 रुपये का रेंट है, यानी कि उस एग्रीमेंट की जो वैल्यू हो गई, जो आपने पूरा रेंट लेना है वो लेना है 1,10,000। भाई लैंडलॉर्ड को 1,10,000 रुपये का रेंट मिलेगा और उसको देना है। तो इसके ऊपर जो ड्यूटी पे करनी है, सपोज कीजिए वो दिल्ली सरकार ने 2% तय की हुई है, 2% ऑफ दी टोटल रेंट अमाउंट। ठीक है जी। तो टोटल रेंट अमाउंट तो हो गया जी 1,10,000, तो उसका 2% हो गया 2,200 रुपीज़, यानी कि ठीक है 2,200 रुपये की ड्यूटी उसके ऊपर हमें पे करनी है। तो जो रेंट एग्रीमेंट बनना चाहिए वो 2,200 रुपये में बनना चाहिए, जबकि हमने उस रेंट एग्रीमेंट को उठा के एक 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में बना दिया। तो यानी कि ये अनस्टैम्प्ड जो ये इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड माना जाएगा, ये अंडरस्टैम्प्ड माना जाएगा। तो इस तरह का एग्रीमेंट अगर जो आप जाते हो कल को कि भाई कोर्ट के अंदर एनफोर्स हो जाए, दोनों के अंदर डिस्प्यूट हो गया और कोर्ट में एनफोर्सेबिलिटी हम चाह रहे हैं, तो इसमें दिक्कत आएगी, एनफोर्सेबिलिटी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है। यानी कि एज पर स्टैम्प्ड ड्यूटी जो हमें भरनी थी एज पर स्टैम्प्ड एक्ट 1899 हमने ड्यूटी ही नहीं भरी अपनी, तो इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपर नहीं हुई। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ की लोकल जो भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है, हम वो स्टैम्प ड्यूटी भरें। चाहे इसमें सिर्फ छूट हमें रजिस्ट्रेशन की हुई है, यानी कि हमें सब रजिस्टर ऑफिस में नहीं जाना होगा, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी होगी और वहाँ जाके पेश होकर रजिस्टर नहीं कराना होगा। उसके बाद लेकिन स्टैम्प ड्यूटी की हमें कोई छूट नहीं है। हमें स्टैम्प ड्यूटी इसके ऊपर जो भी वहाँ की बनती है 1%, 2%, 3% ऑफ द टोटल रेंट अमाउंट वो भरनी होगी। और जहाँ पे सिक्योरिटी अमाउंट इन्वॉल्व है वहाँ पे कई कई जगह पे ये प्रोविजन भी होता है कि भाई सिक्योरिटी अमाउंट जो आप ले रहे हो, जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हो, उसको भी ऐड करके कई बार कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो वहाँ का जो भी लोकल एक्ट है उसके हिसाब से हमें वहाँ पे जो भी ड्यूटी गवर्नमेंट ने फिक्स करी है वो ड्यूटी हमें वहाँ पे फी पे करनी चाहिए, तभी हम इसको एनफोर्स कर पाएंगे कल को, अगर हमारी कोई इस पर एनफोर्सेबिलिटी की बात आती है। चलिए, उसके बाद सवाल ये आता है कि भाई अब इस एग्रीमेंट को हमने एग्जीक्यूट कर लिया और उसके बाद अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई इसको हम नोटरी का और करा लें। तो नोटरी कराने का भी एक तरीका है। और क्या क्या चीज़ें हम ध्यान रखें जब हम रेंट एग्रीमेंट को नोटरी करा रहे हैं। भाई एक एग्रीमेंट को जिस दिन हमने एग्जीक्यूट कराया, सपोज कीजिए हमने 1 अप्रैल 2021 को एग्जीक्यूट कराया, तो हम नोटरी भी 1 अप्रैल 2021 को ही करा लें। सेम डे जाके आप नोटरी करा लीजिए। नोटरी हम जाके कराएं उस आदमी से जो कि जेन्युइन नोटरी हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि भी कई जगह पे बैठे हुए हैं, बस स्टैंप लेके बैठे हुए हैं, ना वो एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कुछ मेंटेन नहीं करते हैं। भाई नोटरी के अंदर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, जब आप नोटरी कराएं तो जो डॉक्यूमेंट हम नोटरी करा रहे हैं वो, और जब जिस दिन नोटरी करा रहे हैं वो सेम डे नोटरी करा लें। भाई सेम डे नोटरी करा लें। दूसरा, जब हम नोटरी कराने जाएं तो जब वो स्टैंप लगाए तो उसकी जो स्टैंप है उसके ऊपर उसका लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो बहुत क्लियरली मेंशन होना चाहिए। भाई लाइसेंस नंबर मेंशन होना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार ऐसा होता है नोटरी अपनी स्टैंप लगा देता है और उसका कहीं पर भी लाइसेंस नंबर मेंशन नहीं होता उसका। ठीक है जी। तो हमें ये ध्यान दें पर्टिकुलरली कि उसका लाइसेंस नंबर वो वहाँ पे मेंशन हो। फाइन। उसके बाद
तीसरी जो चीज़ हमें देखनी है कि वो जब रेंट एग्रीमेंट हमारा स्टैम्प कर दे, नोटरी कर दे, उसके बाद वो उसने एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया हो, उस रजिस्टर के अंदर वो चढ़ाएगा और उस रजिस्टर को चढ़ाने के बाद उस रजिस्टर का जो नंबर होगा, स्पेसिफिक नंबर होगा जिस नंबर पे उसने हमारा ये रेंट एग्रीमेंट चढ़ाया है, उसका नंबर भी हमारे एग्रीमेंट के ऊपर मेंशन करेगा। ठीक है जी, हमारे एग्रीमेंट के ऊपर मेंशन करेगा और लास्ट पेज पे फिर वो अपने हस्ताक्षर भी करेगा, अपने सिग्नेचर्स भी करेगा। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, यानी कि नोटरी हम सेम डे करा लें, दूसरा हम नोटरी जो है चेक करें कि उसके स्टैम्प के ऊपर उसका लाइसेंस नंबर मेंशन है या नहीं है। तीसरा, वो अपने रजिस्टर के अंदर उसको चढ़ा ले। ठीक है जी। चौथा, वो उस रजिस्टर का जो नंबर है वो भी लिख के हमें दे दे और हम हमारे इस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन कर दे और उसको साइन कर दे। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तब जो हमारा रेंट एग्रीमेंट होगा वो टोटली एनफोर्सेबल होगा, वैलिड होगा। किसी भी डिस्प्यूट के अंदर हम कल को कोर्ट के अंदर जाते हैं, कोई भी पार्टी जाती है, तो दैट विल बी टोटली एनफोर्सेबल। वो उस ग्राउंड्स के ऊपर कि ये जो है प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड नहीं है या फिर ये इसको नोटरी ठीक से नहीं कराया गया है, इन ग्राउंड्स के ऊपर हमारा जो एग्रीमेंट होगा वो रिजेक्ट नहीं होगा। कोर्ट उसको एडमिट करेगी, 100% एडमिट करेगी। इसलिए सबसे पहला पॉइंट जो है, अब मैंने जो चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं, आपने जो जो एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट करे हुए हैं, आप उनको चेक कीजिए, क्या वो प्रॉपर्टी स्टैम्प्ड है या नहीं है, क्या आपने ठीक से नोटरी उसको करा लिया है। तो ये जो चीज़ है 11 महीने के एग्रीमेंट के अंदर देखने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस चीज़ को हमेशा फॉलो करें और जो-जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, उसी हिसाब से ही अपने फ्यूचर के रेंट एग्रीमेंट्स को एग्ज़ीक्यूट कीजिए। थैंक यू। अभी हम सम अप करते हैं इस लेक्चर को इतना ही और नेक्स्ट अगले इस लेक्चर के अंदर हम एक और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ने मेरा जिन दोस्तों ने मेरा ये अभी सब्सक्राइब नहीं कराया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसको सब्सक्राइब कराएँ, ताकि फ्यूचर में जो भी नोटिफ़िकेशन आपको आए, वो आपके पास टाइमली पहुँचे और आपको मैं जो हूँ फ्यूचर में जो भी अपने लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ, उसमें जो भी एडवाइसेज़ दूँगा, वो आप फ्यूचर के अंदर फॉलो कर पाओ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। थैंक यू।